Welcome back, children. Chapter 17, we are continuing natural vegetation. So, in our first class, we have already studied about some of the topics related to this chapter. So, today we will be starting from फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था जो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर हैं उनके बारे में। तो फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार के पेड़ कौन सी जगह पर उगते हैं, कौन से फॉरेस्ट के अंदर किस किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी, कि फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स यानी कि फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और यूटिलिटी यानी कि उनके उपयोग क्या क्या है। So let's start. Forests are useful to mankind in many ways. Timber wood from teak and sal is used for making furniture. अब बात की जाए फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के लिए बहुत ही तरह से यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आता है। जैसे कि हम बात करें अगर टिम्बर वुड की, जो कि हमें टीक और साल जैसे पेड़ों से मिलती है, इससे क्या बनता है, फर्नीचर। तो पहले पेड़ों की यूटिलिटी बात करें अगर फॉरेस्ट की, तो उसमें पहला फर्नीचर बनता है इससे। फिर अगर बोट्स की बात करें, जो नावें बनती हैं, वो भी सुंदरी पेड़ जो है, जो कि सुंदरवन में पाया जाता है, उसकी लकड़ी से बनाई जाती हैं। फिर स्पोर्ट्स गुड्स, आपको पता है जो आप लोग खेलने के लिए बैट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, या स्पोर्ट्स आइटम्स जो है वो भी पेड़ों से ही मिली लकड़ी से बनती हैं। फिर पैकिंग बॉक्सेस बनाए जाते हैं, वो भी वुड से बनाए जाते हैं, जैसे कि पाइन और ची ट्री जो है इनके वुड से बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स आइटम्स और पैकिंग बॉक्सेस भी। फिर टर्पेंटाइन जो है वो एक लिक्विड है, जिसको आपने सुना होगा, इस ऑयल का नाम टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, जिसको हम खासकर जैसे पेंट वगैरह के अंदर भी डालकर पेंट करते हैं एक्सेट्रा। तो टर्पेंटाइन जो है वो भी लिक्विड से बनता है, जो लिक्विड हमको चीड़ ट्री से मिलता है। फिर सैंडलवुड जो है उसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, परफ्यूम्ड ऑयल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया। सैंडलवुड आपको पता है चंदन, बास्केट्स, टॉयज, गुड्स ऑफ होम डेकोरेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमको मिलती है बैम्बू ट्री से। फॉरेस्ट से हमें लाख भी मिलती है, LAC लाख, जिसको हम सीलिंग वैक्स भी कहते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है चीज़ों को, बॉक्सेस को, या फिर पैकिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पैक करके उसके ऊपर सील लगाई जाती है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर रेजिन, गम, रबर, हनी, केन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी हमें पेड़ों से मिलती है। इसके अलावा बात करें तो आंवला, बहेरा, हरड़े, अश्वगंधा, ये जो हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सब ये जो जड़ी बूटियाँ, ये जो चीज़ें हमने नाम ली, ये सब मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। अभी अब नीचे एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर अलग अलग वेजिटेशंस का नाम है और उनका मेडिसिनल यूज़ क्या है हमारे लिए, वो बताया गया है। तो हमारे आयुर्वेदा, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्राचीन समय ही प्रचलित है, हम बहुत प्राचीन समय से जानते आ रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है बहुत ही खतरनाक भयानक बीमारियों का इलाज करने के लिए, और आयुर्वेदा जो है इट इज़ साइड इफेक्ट फ्री, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो बात करें पहले सर्पगंधा की। सर्पगंधा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर काम आता है। लीमड़ो, जो कि हम नीम की बात करते हैं, जैसे कि वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाला है। तुलसी, वो कफ, कोल्ड और फीवर में हमारे काम आती है, आपको पता ही होगा, तुलसी खाने के लिए दी जाती है जब आपको सर्दी खांसी हो तो। अर्जुन सदात, ये जो है इसका यूज़ किया जाता है हार्ट प्रॉब्लम्स में राहत दिलवाने के लिए। बिल्ली का यूज़ किया जाता है गैस या फिर कफ जैसी चीज़ों को बॉडी से निकालने के लिए। गलो जो है वो डायबिटीज़ में, फीवर, फिर जॉइंट पेन, इन सब में काम आता है। और हरड़े की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या होती है, या फिर हेयर डिजीज़, बालों की समस्या होती है, तो उसमें हरड़े काम आता है। फिर आंवला की बात करें तो आंवला जो है वो गैस, एसिडिटी और डाइजेस्टिव समस्याओं को ठीक करता है। करंज की बात करें तो ये स्किन डिजीज़ और डेंटल गम डिजीज़, यानी कि हमारे दांतों से रिलेटेड बीमारियों से हमको निजात दिलाता है। तो ये जो हमने यहाँ पर देखा इस बॉक्स के अंदर, इनको आपको अच्छे से रीड करना है और आपको इनकी यूटिलिटीज पता होनी चाहिए। बिसाइड्स लीफ, प्लेट्स फ्रॉम खाकरो लीव्स, अब इसके अलावा बात करें खाकरा लीव जो है, खाकरा के पत्ते जो हैं, फिर कैशू, देन फॉर खेर ट्री, देन बीड़ी फ्रॉम तिमरू लीव्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस किस लीव, पत्ते की प्लेट्स आपने देखी होगी, बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें पत्तों की जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर प्रसाद वगैरह रख के दिया जाता है, या भंडारा वगैरह लगाया जाता है। वहाँ पर प्रसाद के तौर पे जो भी चीज़ दी जाती है वो पत्तों से बनी प्लेट्स में दी जाती है। खैर आजकल तो
पेपर प्लेट्स आ गई हैं, थर्मोकोल प्लेट्स आ गई हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि पहले जो है वो पत्तों से बनी प्लेट्स का यूज़ किया जाता था। तो लीफ प्लेट्स जो बनती हैं वो खाखरू पेड़ से जो पत्ते मिलते हैं, खाखरू लीव्स, उससे बनती हैं। कैचू जो है जो खेर ट्री से बनती हैं, और बीड़ी जो है वो टिमरू पेड़ से बनती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट की बात करें, पेड़ जो है वो रहने का स्थान भी है और उससे खाना भी मिलता है किसको? फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, ऐसे लोग जो कि जंगलों में रहते हैं। तो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए अगर खाने की बात करें तो खाना उनको पेड़ों से ही मिलता है, और वो रहते भी कहाँ पर हैं? पेड़ों के पास में, यानी कि जंगलों में ही वो रहते हैं। दिस वे फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोशल और इकोनॉमिक, यानी कि ये हमारे रहने का स्थान भी है, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी डेवलपमेंट में भी सहायक हैं। अगला हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेस्ट अगर ना हो तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फॉरेस्ट जो है उससे क्या क्या फ़ायदे हैं? फॉरेस्ट बारिश लाने में मदद करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा जंगल होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो बादलों को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। दूसरा, पेड़ जो है वो एटमॉस्फेयर को एडवर्स यानी कि खराब होने से बचाते हैं, यानी कि रहने लायक ना रहे हमारा एटमॉस्फेयर, ऐसा होने से उसको बचाते हैं। यानी कि पेड़ होंगे तो सब चीज़ें, जैसे कि आगे हम जो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सब पेड़ों के कारण ही होता है। तो पेड़ ना होंगे तो एटमॉस्फेयर हमारा रहने लायक नहीं बचेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन देते हैं पेड़ हमें। फिर फॉरेस्ट जो है फ्लड को कंट्रोल करते हैं। फ्लड को कैसे कंट्रोल करते हैं कि जो अगर हम नदियाँ, नहरों के साइड में किनारे पे पेड़ लगे हों तो वो जो पेड़ जो रहते हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और पानी के फ्लो को कम कर देते हैं, तो जिससे बाढ़ वगैरह आने का खतरा कम रहता है। और अगर बाढ़ आती भी है तो उसका पानी का फ्लो काफ़ी कम रहता है, नुकसान बहुत कम होता है उसमें। फिर पेड़ जो है वो सॉइल एरोजन को भी रोकते हैं, यानी कि मृदा अपरदन बोलते हैं जिसको, यानी कि मिट्टी की अपर लेयर जो बह जाती है पानी के साथ या हवा के साथ, तो जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट जो है वो ग्राउंड वाटर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पेड़ की जड़ें जो हैं, अब जो आपका पेड़ है आप देखिए इस पेड़ के, अगर आपको हवा तेज चल रही है तो इस पेड़ के पास आप चले जाओगे, पेड़ के पीछे चले जाओगे तो हवा से बच सकते हो। उसी प्रकार से ज़्यादा पेड़ होंगे तो वहाँ पर हवा के कारण, पानी के कारण बहाव जो है, हवा का बहाव और पानी का बहाव थोड़ा कम रहेगा, जिससे मिट्टी भी नहीं उड़ेगी वहाँ पर, यानी कि सॉइल एरोजन भी नहीं होगा। और पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी को ऊपर खींच कर रखेंगी, इस कारण से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी मेंटेन रहेगा। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एडवांसिंग ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट को बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि आपको पता है रेत के जो टीले होते हैं वो हवा के साथ रेत उड़ कर दूसरी जगह पर चली जाएगी, लेकिन जब हवा की गति में कमी आ जाएगी पेड़ों की वजह से, तो पेड़ों से टकराकर हवा काफ़ी मंद हो जाएगी, तो रेत उड़कर आगे नहीं जा पाएगी, जिस कारण से डेजर्ट का बढ़ना भी रोकते हैं पेड़। फिर फॉरेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं। बदले में आपको पता है ये हमसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ले लेते हैं, हम यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो लोग ले लेते हैं और बदले में हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो यानी कि ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन फ्री रखने में भी मदद करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं। आप देखा ही होगा कि जब आप जाते हैं तो जंगल यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो जगह हमें बहुत ही सुंदर लगती है। वहाँ पर तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों के ऊपर बोलते हैं, कोयल हो गई या दूसरे छोटे पक्षी जो हैं वो भी सब आकर वहाँ रहते हैं। और जंगलों में अगर आप जाओ तो वहाँ पर जानवर जो हैं, बड़े बड़े जानवर भी पेड़ों की छांव में बैठकर अपना दिन गुजारते आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो पेड़ पौधे जो हैं वो नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट जो हैं वो हवा को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा ये नेचुरल हैबिटेट मतलब ये घर है किसका? वाइल्ड लाइफ का, यानी जंगली पशु पक्षियों का ये घर है। अगर हम देखें जंगल ना हो तो ये पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? आज हम बहुत सारे खबरों के अंदर, न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि तेंदुआ या शेर या हाथी वो बस्तियों की तरफ यानी कि शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो बेचारे वो शहरों की तरफ नहीं आते हैं, एक्चुअल हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अपने शहर जो हैं वो जंगलों में बना लिए।
यानी कि उनके घरों को, उनके जंगलों को काट कर, उजाड़ कर हमने अपना घर वहाँ बना लिया है, हमने अपने शहर को वहाँ तक बढ़ा दिया है, जिस कारण से वो जो जंगली जानवर हैं उनका नेचुरल जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उनसे छिनता जा रहा है। लेकिन पेड़ जो है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज। फॉरेस्ट जो है वो एडवेंचर और टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस रहती हैं। हम जो आज जब हम छुट्टी वगैरह मनाने जाते हैं तो हम काफ़ी सारे लोग जो है फॉरेस्ट में जाना पसंद करते हैं एडवेंचर की तलाश में, और टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर अच्छा लगता है हमें जाकर, वहाँ पर घूमना फिरना, वहाँ पर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना। क्योंकि पूरा दिन हम शहर की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से जब बोर हो जाते हैं तो हमें साल में एक बार, बहुत सारे लोग आजकल जो हैं वो घूमने वगैरह के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उनको पीस मिल सके, शांति मिल सके। फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट आर रिजर्व विद रेफरेंस टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी। और बहुत सारे फॉरेस्ट जो है उनको रिजर्व रखा गया है। रिजर्व मतलब उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, उनको बोला गया है नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स या बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी कहते हैं उनको। तो ये वो जगह हैं, जंगलों का ऐसा समूह है जहाँ पर सरकार जो है उसने बैन लगा रखा है, जिसके बारे में हमने पहले शायद पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ भी चुके हैं। आई थिंक इसी क्लास में हमने एक चैप्टर में पढ़ा था नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। नेशनल पार्क क्या होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक जंगल जिसको सरकार जो है नेशनल पार्क घोषित कर देती है, उसके अंदर पशु पक्षी जो है वो सुरक्षित रहते हैं, शिकार करना अलाउड नहीं होता है वहाँ पे, और मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं रहती, जिससे वो जो जगह है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व रहती है और उस पर रहने वाले जंगली जानवर, पशु पक्षी वो भी सेव रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि अभी और ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, जो फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के लिए हमारे पास है। आगे हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। इकोसिस्टम इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड। अब बायोस्फीयर यानी कि हमारी जो ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा ज़मीन है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि इन सबको मिलाकर जब हम मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बींग्स के साथ मिलाकर जब इनको देखते हैं, इनका रिलेशन जो है, तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? इकोसिस्टम। बट ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड सेल्फिश मैन द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। अब एक्चुअल में हम देखें तो हम सब साथ में मिलकर रहते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए पेड़ पौधे हैं, तो ये पेड़ पौधे ले लीजिए, फिर नदियाँ नाले हैं, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, फिर हमारी ज़मीन जो है ये सब, फिर हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वगैरह जो है, हवा के अंदर जो भी हमारी, तो ये सब चीज़ें मिलाकर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है हमें, पेड़ पौधे जो कि ज़मीन के ऊपर है, फिर वाटर है, फिर एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की भी। तो अगर ये सब चीज़ें ना हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तो ये सब मिलकर कलेक्टिवली अगर इनको बोला जाए तो इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इसको कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़, हमारी एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरनमेंट के विरुद्ध हैं, और सेल्फिशनेस, हमारी जो ग्रीड है, हमारी स्वार्थ जो है, इसने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। मैंस insatiable desire to procure land is responsible for the destruction of forest। यानी कि हमें और ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़मीन, इतनी भूख है इंसान को ज़मीन की कि हम बढ़ते जा रहे हैं जंगलों को काट कर आगे। तो इससे पेड़ जो हैं, फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, उनका खात्मा होता जा रहा है। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम पेड़ों को काट कर वहीं पर लोगों को बसाएंगे ना, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से चाँद पर जाकर तो बच नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उनको, लोगों को बसाने के लिए अपने शहरों को बढ़ाना पड़ेगा, और शहरों को बढ़ाने के लिए हमें जंगल काटने पड़ेंगे। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक इसका रीज़न है। देन पॉलिसी ऑफ एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। इसका एक और कारण है पेड़ों को काटने का, वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाते हैं। तो कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो शहरों से दूर लगाई जानी चाहिए। यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वो हमें शहरों से दूर लगानी चाहिए। अब शहरों से दूर लगाने का मतलब जंगलों में लगाएंगे तो इसमें जंगल तो नष्ट करने ही पड़ेंगे। तो आप सोचिए, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री हमने जंगल के बीच में लगाई है,
तो उसको लगाने के लिए आजू बाजू का जंगल साफ किया जाएगा, काटा जाएगा पेड़ों को। फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड बनाने के लिए भी काफ़ी पेड़ों को काटा जाएगा। फिर वहाँ के पशु पक्षी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, वहाँ फैक्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन से, गाड़ियों के आने जाने से उनका जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा जब रोड के ऊपर से वो बेचारे जानवर पार करते हैं रोड को, तो उस समय गाड़ियों की चपेट में आकर वो मारे भी जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका जीवन जो है हम नर्क बनाते जा रहे हैं। इसका एक और कारण दिया गया यहाँ पर, वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो शहर बढ़ने की वजह से पेड़ों को काटते जा रहे हैं। फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए बड़े संख्या में पेड़ों को काटा जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। फिर जूम कल्टीवेशन जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, बिकॉज 10th में आकर आपको इससे भी वाकिफ होना पड़ेगा। तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ ये कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। जूम कल्टीवेशन का मतलब हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब ये है क्या? जूम कल्टीवेशन है, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लोग जो है वो जंगल को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं। जैसे आज आपने कुछ 2-4 एकड़ 5 एकड़ पे जंगल को काट दिया और वहाँ पर खेती लायक ज़मीन बना दी। फिर 2-3 साल आपने वहाँ खेती की, फिर वहाँ से आप थोड़ी दूर चले गए, उस एरिया को छोड़ दिया, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। मतलब वहाँ पे जब आपको फसल कम मिलने लगेगी तो 2-3-4 साल बाद आप वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाओगे और वहाँ पर फिर पेड़ों को काट कर या नष्ट करके वहाँ पर खेती करने लगोगे। तो इस तरह की कल्टीवेशन को कहा जाता है जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इससे भी पेड़ों को नुकसान पहुँचता है, जंगल नष्ट होते हैं। टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल, इसके अलावा हम लकड़ी के लिए और फ्यूल जलाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। फिर पेड़ों के क्षतिग्रस्त होने का एक और कारण है फॉरेस्ट फायर। जंगलों में जब आग लग जाती है तो बड़ी संख्या में पेड़ जो है वो जल जाते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्बेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी बर्बाद हो जाता है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि हमारा इकोसिस्टम जो है उसमें भी काफ़ी डिसबैलेंस हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस्ड ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होने के कारण, फॉरेस्ट के नष्ट होने के कारण बहुत सारे कुप्रभाव, बुरे प्रभाव भी पड़े हैं हमारे ऊपर। कैसे? अब क्या क्या हुआ है? एक्चुअल में हमें बुरे प्रभाव नहीं दिखते हैं, हमें बस अपने फ़ायदे दिखते हैं, जैसे कि हम बहुत सेल्फिश हैं इसलिए। तो क्या क्या इससे हुआ? देखिए, रेनफॉल कम हो गई है, बारिश कम हो गई आजकल। फिर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने लगा है। अब ये दोनों चीज़ें आप देखें तो पेड़ों को काटने की वजह से क्या होता है, बारिश कम आएगी तो सूखा पड़ेगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को काटने से धरती का टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ही है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता जा रहा है, गर्मी इतनी हो गई है कि विदाउट एसी हम लोग रह ही नहीं पाते हैं। जबकि पहले आप देखिए, कुछ समय पहले, आज से 20-30 साल पहले चले जाइए तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी घरों में। लोग नॉर्मली टेम्परेचर रहता था, लोग पंखे चलाकर, कूलर चला के सो जाते थे। लेकिन अभी कूलर पंखे में कुछ नहीं होता है, एसी चाहिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का ही एक सिग्नल है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके चारों तरफ यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब सूरज की जो किरणें आती हैं, सूरज की रोशनी जो आती है, यूवी रेज, वो यहाँ से छन कर अंदर जाती हैं और धरती से टकरा के वो वापस एटमॉस्फेयर में लौट आती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे धरती के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसी गैसेस जो है, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, इन गैसेस की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जब ये सनरेज अंदर आती हैं और ये जब टकरा के वापस जाने लगती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये बहुत कम मात्रा में बाहर जा पाती हैं और ज़्यादातर ये जो गर्मी है ये धरती पे ही रह जाती है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गर्मी पृथ्वी पे बढ़ती जा रही है। तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पेड़ों के काटने से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका प्रभाव भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा एडवांसिंग ऑफ डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिर शेल्टरनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, की जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर हैं, उनका भी घर उनसे छिनता जा रहा है, वो बेचारे भी बेघर होते जा रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952 1992 की नेशनल पॉलिसी के हिसाब से देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ओवर 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ द नेशन। अब 1992 की जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंतर्गत कोई भी जगह जो है, कोई भी देश है, उसकी टोटल ज़मीन के 33% हिस्से पे जंगल होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, यानी कि समझिए कि आप एक देश है, आप कंट्री हैं और आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो 100 में से समझिए कि 33 एकर्स के ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी। इन इंडिया फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 23% एरिया। भारत की बात करें तो भारत में 23% एरिया पे फॉरेस्ट है, वाइल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 10% ऑफ लैंड इन गुजरात। अब एक्चुअल में बात की जाए तो पूरे भारत में बात करें तो 23% जो है जंगल है, जो कि फिर भी 10% कम हुआ। होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना? 23%, यानी कि 10% की कमी है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिर्फ 10% लैंड है जो कि जंगल में है, यानी गुजरात के अंदर सिर्फ 10% यानी 23% ज़मीन वहाँ पे एक्स्ट्रा होनी चाहिए जंगल के रूप में, लेकिन वो नहीं है। दस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम अभी से काफ़ी पीछे चल रहे थे कि 23% जंगल है पूरे भारत के अंदर, जो कि बहुत ही कम है। 10% पहले ही कम है और अगर हम इनको और काटते रहेंगे तो धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। सो द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी। तो हम इनको बचाएं, इनको कंजर्व करें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ इन गुजरात वाइट खाकरो, गुगल, नीलसोती, सिशेम, अमली, अटक, हर्डे एटसेट्रा प्लेस्ड इन रेड डाटा बुक ऑफ IUCN। अब रेड डाटा बुक किसको कहते हैं? रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो ख़त्म होने वाली है, यानी कि जो जिनकी गिनती बहुत कम है। तो जैसे कि बुक का नाम दिया है ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो आपने देखा, ये वो पौधे हैं जो कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो ख़त्म होने की कगार में है। जैसे आप जानते हैं कि शेर जो थे हमारे, जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, अब टाइगर एक समय था जब वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन था, यानी कि उसका नाम भी रेड डाटा बुक में था, लेकिन हमने उसकी गिनती बढ़ाई धीरे धीरे। अब आप बात करिए लायन की, तो लायन पूरे एशिया के अंदर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, तो उनकी गिनती भी बहुत कम थी, तो वो भी रेड डाटा बुक में थे, लेकिन अब उनकी गिनती बढ़ गई है। तो रेड डाटा में बुक में आने का मतलब कि उनकी गिनती बहुत जल्दी कम हो रही है, तो ऐसे में उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ाई जाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। भारत सरकार ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी जो कि 1992 में बनाई गई थी। इन 1980 द पार्लियामेंट पास्ड लेजिस्लेटिव एक्ट। 1980 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव एक्ट। फिर 1988 में न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस, नई पॉलिसी अनाउंस की गई, यानी कि देखिए 3 यहाँ पर बिल पास किए गए, 1992 में, 1980 में और फिर 1988 में। अब इसके अंतर्गत क्या स्टेप्स लिए जाने थे वो बताए गए। फर्स्ट, फॉरेस्ट आर आवर नेशंस रिसोर्स। फॉरेस्ट जो है हमारे देश का रिसोर्स है, हमारा एक तरह से वो संसाधन है। टेक इट एज आर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दम। तो इसलिए हमारी ये मॉरल ड्यूटी, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इनको प्रोटेक्ट करें, हम पेड़ों को, जंगलों को बचाएं। ट्रीज फेलिंग शुड बी स्टॉप। पेड़ों का कटना, फेलिंग का मतलब काटना हम बोल सकते हैं। पेड़ जब गिर जाते हैं यानी कि उनको गिराया जाता है काट कर, उसको रोकना चाहिए। ट्री फेलिंग यानी कि पेड़ों को काटने से हमें रोकना चाहिए। देन हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। जो पेड़ों को इलीगली काटते, देखिए लीगल वे में काटा जाए वो ठीक है, लेकिन इलीगली जो लोग पेड़ों को काटते हैं उनको हैवी पनिशमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट उनको देनी चाहिए। टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री। वन महोत्सव, जैसे वन महोत्सव आप जानते हैं ना, जहाँ जो पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है वन महोत्सव फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो वन महोत्सव हो गया, फिर सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, यानी कि वन महोत्सव हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, इनके अंदर हम लोगों को, पब्लिक को बढ़ चढ़कर बढ़ावा देना चाहिए, इसमें ज़्यादा भाग लेना चाहिए। अब इनमें किया क्या जाता है, देखो वन महोत्सव में ये नहीं कि जंगल में जाके नाच गाना करो और एंजॉय करो, लेकिन वन महोत्सव जैसे अवसरों पे स्कूलों के अंदर ये आम मनाया जाता है आजकल। इन अवसरों के ऊपर
पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। कहाँ पर? वेस्टलैंड, जो खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पर लगाइए, रिवर्स के आजू बाजू लगाइए, रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू लगाइए, रोड्स के आजू बाजू लगाइए और उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करिए। जैसे कि स्कूलों में भी अक्सर आपको आजकल ये चीज़ देखने को मिलेगी, वन महोत्सव जिसको कहा जाता है, कि जब वन महोत्सव आता है तो स्कूलों के द्वारा बच्चों से प्लांटेशन का काम भी करवाया जाता है ताकि वो पेड़ पौधे लगाएं। अब वो बच्चे जो हैं उनको लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड स्कूल सिलेबस। एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना यानी कि जागरूक करना लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, और स्कूल सिलेबस में इन चीज़ों को शामिल करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों को खासकर। अब कुछ डेज के बारे में बताया गया, हमारे इंपॉर्टेंट डेज। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया 21 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, और जुलाई का महीना जो रहता है उसमें हम वन महोत्सव मनाते हैं, और 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। नेक्स्ट, टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमें प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर कहीं फायर लग भी जाती है जंगल के अंदर तो उसे क्विकली डोज्ड क्विकली इमीडिएटली, मतलब जल्दी से उसको बुझाने की हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। वरना फॉरेस्ट फायर कैसी चीज़ है, फॉरेस्ट में एक बार आग लगी तो वो बढ़ती रहती है। जैसे कहावत भी कही जाती है ना, अरे ये बात तो जंगल की आग की तरफ फैल जाएगी। जंगल की आग इसलिए कहा जाता है कि जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अगर जंगल में कहीं, पहली बात तो हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि जंगल में आग ना लगे, और कभी ऐसा हो भी जाता है तो जल्द से उस पर काबू पाना चाहिए। यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी एंड विंड एनर्जी एटसेट्रा इन प्लेस ऑफ वुड। हम लोग जो जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो लकड़ी जलाने से क्या होता है, लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और पेड़ों को काटना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम सोलर एनर्जी का या फिर बायो एनर्जी का या फिर विंड एनर्जी का यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करें एनर्जी के तौर पे, तो वो बेहतर होगा। इससे हमारे पेड़ जो हैं उनको हमें नहीं काटना पड़ेगा। आगे हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। जो लोग हैं, पीपल है, पब्लिक है, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के महत्व के बारे में बताना चाहिए कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये बताने के लिए हम मीडिया का सहारा ले सकते हैं और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता ला सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि जंगल क्या है, लोग सोचते हैं भी अपने को क्या लेना था, मेरा काम हो रहा है बस, ठीक है। तो ऐसा सोचने से पेड़ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हम पेड़ को काट कर हम कमिंग जनरेशंस को खोखला करते जा रहे हैं। हम, हमारी जनरेशन जो आएंगी वो क्या करेंगी फिर? तो इसलिए पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अब कुछ और यहाँ पर जानकारी दी गई लाइक टू नो में। द ईयर 2011 वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर। 2011 को वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर के रूप में घोषित किया गया था, ग्लोबल अवेयरनेस के तौर पे। फिर सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स टू मैनेज फॉरेस्ट, टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज, टू हेल्प एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल लगाना और उसको प्रोटेक्ट करना, पेड़ों को लगाना और उसको प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए, सोसाइटी के लिए और हम रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पर्सनली, खुद भी, पब्लिकली भी पेड़ लगाने चाहिए। FRI, जिसको हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये देहरादून में है, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो सर्च है, रिसर्च है, वो करता रहता है, यानी कि रिसर्च वर्क ये करते रहते हैं। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस के अंदर वो भी डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।